हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक भूभाग। बताओ राजस्थान में को कितने भौतिक भूभागों में बांटा जाता है? कितने? 5 क्या है? 5 तो है जलवायु प्रदेश, 10 तो है कृषि प्रदेश और 12 वनखंड। ठीक है, अब आपके पूछ ले कि राजस्थान की जो ये 4 भौतिक भूभाग है उनमें सबसे प्राचीनतम कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम, सबसे नवीनतम पश्चिमी मरुस्थल। चारों का क्रम बोल दो, उत्पत्ति के अनुसार चारों का सही क्रम सेट करो। पत्थर वाले पहले ले लो, अरावली, पठार, फिर मैदान और फिर मरुस्थल। ठीक है ना। फिर मरुस्थल का सामान्य से हमने परिचय पढ़ा था कि ये जो थार का जो मरुस्थल है जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये परीक्षा में आया हुआ है, ये किस नाम से जानते हैं? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसका विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। 4 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान। अब फिर मैंने आपको बताया कि 4 राज्यों में फैले इस थार के मरुस्थल का 61.11% जो भाग है वो हमारे राजस्थान में है। ठीक है, फिर हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 58, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि राउंड फिगर ऑप्शन के अनुसार करना है। 60 मिल जाएगा आपको, कई जगह 61 मिल जाएगा, नज़दीकतम उत्तर आपके 60। तो आप ध्यान रखें लगभग कितना प्रतिशत? 60% जो भाग है वो हमारा मरुस्थलीय है। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 1.75, क्षेत्रफल पूछे तो 1.75। अब ज़्यादातर एग्जाम में देते हैं भाग में 2/3। कितना भाग? 2/3 जो भाग है वो हमारा मरुस्थलीय है। ठीक है, इस मरुस्थलीय में मोटे मोटे रूप से हम कहें तो राजनीतिक दृष्टि से कितने जिले आते हैं? 13 राजनीतिक दृष्टि से। और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितनों को माना? किसको नहीं माना? फिर हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। इसको 2 मोटे मोटे भागों में आपने पढ़ा था कि बालू का युक्त और एक बालू का, एक तो बालू का युक्त वाला क्षेत्र हो गया, एक बालू का मुक्त वाला क्षेत्र हो गया। परीक्षा में पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है, तो उत्तर क्या करोगे आप? 60%। पश्चिमी राजस्थान का ध्यान रखें, पश्चिमी राजस्थान का 60% भाग जो है वो बालू का युक्त है। हमने बालू का के कुछ जो प्रकार है बालू का स्तूप उनके बारे में पढ़ा था। हमेशा ध्यान रखें, बरखान पूछते हैं बार बार में, बताओ बरखान, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। हमेशा ध्यान रखें ये जो बालू का स्तूप है ये रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाने जाते हैं। फिर एक हवाओं के समानांतर साथ साथ बनने वाले अनुदैर्ध्य रेखा। अनुदैर्ध्य रेखा को क्या कहते हैं? सिप। ये परीक्षा में आ चुका है। सिप किसका प्रकार है और कौन से का? अनुदैर्ध्य रेखा। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था अनुप्रस्थ, हवाओं के समकोण में बनने वाले, समकोण नहीं आए तो हवाओं के अवरोध से बनने वाले। ये जो 6 आपके हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे आपके बीकानेर वाला जो एरिया है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा देख लेना। फिर हमने धरियन पढ़ा था, क्या होता? स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप को आपने क्या नाम दिया था? धरियन। मैंने बताया था शाहगढ़ बल्क क्षेत्र, शाहगढ़ बल्क क्षेत्र है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे युक्त वाला, अब मुक्त वाला पढ़ लिया था कल, अब इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बालू का मुक्त वाले आपने कल पढ़ा था वो हमादा वाला। यहाँ पे आपके पोखरण कहाँ पर है? ये जैसलमेर का एरिया हो गया। इधर ले लें फलोदी हो गया आपके जोधपुर में। और कौन सा लूँ? बालोतरा कहाँ लूँ? यहाँ ले लूँ बालोतरा। तो बालोतरा कहाँ पर है आपके? बालोतरा का है बाढ़। ये बीच का जो एरिया है वो किस नाम से? हमादा क्या होता है? पथरीला मरुस्थल। तो हम ये कह सकते हैं सौर ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान। तो सौर ऊर्जा के लिए यहाँ कौन सा क्या चलाया गया था? सीज का पूरा नाम बोलो। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। कहाँ चल रहा है ये? पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इस एरिया में चल रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जिसकी स्थापना 2002। ठीक है, मोटा मोटा इतना याद करना है, फिर आगे देखते रहना। इतना पढ़ लिया। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। एक तो ये 3 जिले, एक थोड़ा मैं आपको अलग बताता हूँ। एक आता है मरु त्रिकोण। ये कौन सा आता है? अब मरु त्रिकोण में है ना, ये इधर तो 2 सही है, लेकिन ऊपर कहाँ चले जाते हैं?
ये बीकानेर। तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये पर्यटन के विकसित करने के लिए ये आपके बनाया गया था मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण के अगर जिले पूछ लेना भाई तो वहां कंफ्यूज मत होना। मरु त्रिकोण के प्रारंभिक जिले कौन से थे आपके? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, यही वो जगह जो घूमने लायक है। तो ये मरु त्रिकोण बनाया गया था। फिर मरु त्रिकोण में चौथा जो जिला जोड़ दिया गया था वो ये था बाड़मेर। तीसरा नहीं, चौथा कौन सा? बाड़मेर बाद में जोड़ा गया। और अभी हाल ही में 2000 कौन सा चल रहा है? अभी तो 22 चल रहा है। पिछले ही महीने आपके 21 में किसको जोड़ दिया गया था? ये मोस्ट है भाई, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि हाल ही में मरु त्रिकोण में नया जिला किसको जोड़ा गया है। कोई किसी के ध्यान में नहीं रहेगा। कौन सोचेगा कि मरु त्रिकोण में आपके जयपुर को जोड़ दिया गया है? तो ये तो पर्यटकों को घुमाने के लिए है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मरु स्थल को लेके बैठ जाए। तो मरु त्रिकोण में वर्तमान में कितने जिले आ गए? 5। पहले कौन कौन से थे? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। फिर चौथा किसको जोड़ा गया? और 5वां हाल ही में किसको जोड़ा गया? ये परीक्षा में आ सकता है। हाल ही में किसको जोड़ा गया? आपके जयपुर को। पूछ देना। अब देखिए इस एरिया के पास में थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। देखिए ये जो एरिया है, यहां पे जो देखो कुछ टूटी फूटी पहाड़ियां पाई जाती है और इन टूटी फूटी पहाड़ियों का नाम है मगरा। मैगरा। तो आपसे पूछ लेना कि पश्चिमी मरुस्थल में जो अवशिष्ट या छोटी मोटी जो पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां कहेंगे इनको, इन अवशिष्ट पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? मगरा। अब यहां पे आपके कंफ्यूज होने वाली चीज है, ध्यान रखें। मगरा क्षेत्र उदयपुर में। मगरा क्षेत्र कहां पर है? ये रट लेना। मगरा क्षेत्र कहां पर है? तो क्षेत्र पूछ ले या मगरा की पहाड़ियां पूछ लेना तो आप यहां मत चले जाना, वो उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। और आपसे अगर ये पूछ ले कि इधर जैसलमेर या रेगिस्तानी एरिया में जो टूटी फूटी पहाड़ियां हैं वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसका उत्तर क्या करोगे आप? मगरा कर दोगे। वैसे मगरा की पहाड़ियां का है। अब यहां से मगरा से एक क्वेश्चन और याद करें। एक है मगरा जो भेड़ की नस्ल भी है। मगरा क्या है? एक भेड़ की नस्ल भी है। इसको बीकानेरी चोकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेरी चोकला। इसका मतलब कहां पाई गई है? बीकानेर में। बीकानेर में सबसे ज्यादा पाई जाएगी भाई, बीकानेर में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो मगरा से 3 क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के पूरे जीके में। एक तो मगरा जो पश्चिमी मरुस्थल में टूटी फूटी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाएगा? मगरा। 4 ऑप्शन आए तो कर देना। फिर आपसे पूछ ले कि मगरा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर। मगरा की पहाड़ियां कहां होगी? फिर पूछ ले कि मगरा है भेड़ की नस्ल। अब 4 अगर दे दे तो मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है, जिसको किस नाम से जानते हो आप? बीकानेरी चोकला कहते हैं। इसका मतलब बीकानेर के एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब चोकला है वो भेड़ की सबसे बढ़िया, वो जो आप कहते हो क्या किस्म अच्छी, तो ये थोड़ी कम देती है, इसलिए मध्यम फाइन किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल का नाम है मगरा। क्या है? अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। आज पश्चिमी मरुस्थल पूरा करें फिर अरावली पे चल देंगे। देखिए हमने हमादा पढ़ लिया, तो हमादा का एक बार आप बताओ। हमादा है पथरीला मरुस्थल। अब देखो एक है अर्ग या इर्ग। अर्ग या इर्ग अगर आपसे पूछ लेना तो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां रेगिस्तान का घनत्व सबसे ज्यादा हो। ऐसा क्षेत्र जहां राजस्थान में रेगिस्तान का घनत्व सबसे ज्यादा है उसको किस नाम से जाना जाता है? अर्ग या इर्ग। और ये जो क्षेत्र देखने को मिलेगा ये मिलेगा समगांव में। समगांव का है। अब भाई ध्यान से सुने, ऐसा क्षेत्र जहां मरुस्थल का घनत्व सबसे ज्यादा है। आप ये खुद बताओ, जहां मरुस्थल का घनत्व है, रेत के टीले टीले है, क्या वहां पे वनस्पति होगी क्या? तो राजस्थान में ये जो क्षेत्र है वो पूर्ण वनस्पति रहित है। पूर्ण, ये आप क्या वनों में पढ़ोगे कि पूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र, लेकिन ध्यान में यही रख लो कि भाई अर्ग और इर्ग का विस्तार सबसे ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती। अब अच्छा मुझे ये बताओ, जहां वनस्पति नहीं है, जहां रेगिस्तान का प्रसार ज्यादा है, क्या वहां बारिश होगी? नहीं होगी ना। ध्यान रखें, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र राजस्थान में, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पूछ ले या न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो दोनों का ही उत्तर क्या होता है? समगांव, जैसलमेर। तो बताओ अर्ग या इर्ग क्या है? पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्थात यहाँ रेगिस्तान का घनत्व सबसे ज्यादा हो। कहाँ देखने को मिलेगा? समगांव। तो इसकी 2 और विशेषताएं बताओ। पूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र, पूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र, और एक
न्यूनतम वर्षा वाला भी आपके कौन सा है? समगांव जैसलमेर। अब देखो आप समगांव गए हो ना, समगांव से थोड़ा आगे चले जाओ, नाचना आता है। नाचना कहाँ है? रेगिस्तान का प्रसार इससे ज्यादा, इससे आगे आप ज्यादा जाओगे ना देखने को ज्यादा मिलता है। आपके परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्थान रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? रेगिस्तानी प्रसार। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा क्षेत्र रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है, सम मत कर देना, क्या करके आओगे? नाचना। नाचना जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? मरुस्थलीय प्रसार के लिए। मरुस्थलीय प्रसार के लिए जाना जाएगा नाचना। फिर थोड़ा सा और देख लो, ये आपको नाम 2% बनाएगा। ये कितने? 2। एक तो नाचना किसके लिए? एक यहाँ के ऊंट फेमस है। एक यहाँ के क्या है? ऊंट। ऊंट जो है वो नाचना के फेमस है। नाचना के अलावा एक गोमट, एक जगह और आपके गोमट कहाँ है? जो राजस्थान में इन दो जो है ना क्षेत्र, वहां के ऊंट सबसे ज्यादा फेमस है। नाचना के जो ऊंट है वो सुंदर जाता है। वो क्या है? सुंदर जाता है। और आपके गोमट वाले हैं वो बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए। फिर आपके परीक्षा में 4 ऑप्शन मिलाने आते हैं भाई। वहां पे कहते हैं कि निम्न में से 4 तो इधर दे दिए, पशु इधर दे दिया, आपके नस्ल। तो ध्यान रखना, नाचना नस्ल में मिला देना ऊंट को। नाचना में किसको मिला दोगे? ऊंट को। ठीक है, नाचना 2% बनाता है। पहला कौन सा है? रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है कौन सा? नाचना। और दूसरा बताओ? ऊंट। ऊंट आपके ऊंट कहाँ कहाँ के फेमस है? नाचना और गोमट के। यहाँ के और यहाँ के बोझा ढोने के लिए। तो अब हम 2 चीजें पढ़ चुके हैं। साथ साथ मतलब ये है कि भाई नाचना आपके पूरे राजस्थान के जीके में 2 क्वेश्चन बना रहा है, एक जगह क्लियर कर दो, फिर आगे और पढ़ते रहना। अब देखो, एक हमादा आ गया, एक अर्ग या इर्ग आ गया, एक है रेग। एक है आपसे परीक्षा में पूछ ले, रेग है। तो रेग क्या होता है? मैं सीधा इसका उत्तर आपको ये करना है, मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? रेग। कहने का मतलब जहां पथरीला मरुस्थल, कौन सा? हमादा। और पूर्ण रूप से जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा? अर्ग वाला। ये जिस जगह पे मिलेंगे उसको किस नाम से जानेंगे? रेग। तो मतलब जहां पे हमादा और ये अर्ग जहां पे मिलेंगे उस क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे? जैसे आपने उपनाम में पढ़ा होगा कहीं कि जहां पहाड़ी मेवाड़ और मरुस्थलीय मारवाड़ जहां मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताओ? मेरवाड़ा। उसको क्या कहते हैं? ऐसे ही जहां हमादा और अर्ग ये दोनों मिलेंगे उसको आप क्या कहोगे? रेग। रेग है मिश्रित मरुस्थल। अब इसके 5-7 चीजें और हमें देखनी है। देखो यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थल की जो विशेषताएं हैं उनमें एक आती है डाढ़। क्या नाम है? डाढ़ का ही दूसरा नाम है टाट। टाट को ही कहते हैं रन। टाट को ही क्या कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया था। डाढ़ है तो डाढ़ क्या है? इसी को टाट को थोड़ा सा वो अलग लिख देते हैं। वही बात हो गई कौन सी कि कई बार तो आ गया मध्यमिकार, कई बार गया मध्यमिका, कई बार आ जाता है बरखान, कई आ जाता है बरछान। ऐसे ही कई बार आएगा टाट, कई बार आ जाएगा डाढ़। तो डाढ़, टाट या रन ये क्या होता है? ध्यान से देखिए, 2 बालू का स्तूप है। मानो बालू का स्तूप का मतलब रेत के टीले। अब इन रेत के 2 टीलों के बीच के अंदर ये जो नीचे वाली भूमि है, यहाँ बारिश का पानी जो है वो थोड़े समय के लिए इकट्ठा हो जाता है। अब अपना यहाँ की जो मिट्टी है वो खारी है, तो कुछ समय में वो पानी जो है वो क्या करेगा? लवण को ग्रहण कर लेगा और फिर वो पपड़ियां सी आती है ना अपने घरों के, वो ऐसा सा वो एरिया बन जाएगा। तो इस एरिया को कहेंगे लवणीय गर्त। क्या है? अब परीक्षा में आपसे पूछ लेना कि डाढ़ है तो क्या है? टाढ़ है तो भी क्या है? और रन क्या होता है? अब इन रन का जो सबसे ज्यादा विस्तार मिलता है ना वो आपके जैसलमेर में देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं टाढ़ वाला जो है वो भी जैसलमेर में देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं डाढ़ वाला भी कहाँ पर है? जैसे पोखरण का एरिया, वो लगभग वहाँ पे पोखरण ले लो आप, जो भी गांव आते हैं संगम, वहाँ सब जगह आपको रन या टाट देखने को मिल जाएंगे। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या था कि ताल छापर और परिहार, ताल छापर और पड़ीहारा ये रन आया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूं। पूछा गया था कि ताल छापर और पड़ीहारा रन जो है वो किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये आपके ताल छापर आपको पता है ना, कृष्ण मर्ग वाला कहां पर है, और चूरू वाला जो एरिया है उसको हम किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी। तो आपके ऑप्शन में उत्तर क्या करना था आपको? शेखावाटी। ये जो रन देखने को मिलेंगे वो कहां पे मिलेंगे आपको? शेखावाटी।
वापिस देख लेना भाई। अगले ने आपको सिर्फ ये पूछा है कि ताल छापर जो है वो किस एरिया में है, उसको रन से कोई मतलब नहीं है। वो ये नाम बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, इससे भी उसको कोई मतलब नहीं था। वो तो ये देखना चाह रहा था कि क्या आपको वास्तव में पता है कि ताल छापर है कहाँ, कि हाँ साहब चूरू में है। तो बताओ चूरू को हम किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी। तो इसका उत्तर क्या किया उसने? शेखावाटी। तो आप भी ये ध्यान रखें, अगर रिवीजन हो जाए क्वेश्चन, ताल छापर या पड़िहारा जो रन है वो कहाँ पर है। और ऐसे कई रनों के नाम दे सकते हैं, जिसमें एक फेमस रन जो है वह बाप है जोधपुर का। बाप कहाँ पर है? ये 2-4 नाम दे देंगे इसके साथ, बाप ये वो XYZ, और पूछ लेंगे कि ये जो रन है या ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर। और पोखरण वाला नाम तो देंगे नहीं, सबको पता है पोखरण का रन जो है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। मोटा मोटा ये देख लेना। तो डाड, टाट या रन, ये हो गया तीनों। अब इसके बाद इस पश्चिमी मरुस्थल की अगली जो विशेषता है वो है थल्ली। थल्ली परीक्षा में आ जाता है, तल्ली परीक्षा में क्या आ जाता है? तो थल्ली कह दो या तल्ली कह दो, बात एक ही है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा दिमाग लगाना एग्जाम के समय। थल्ली या तल्ली, बस यही परिभाषा है जो आपने ऊपर पढ़ी कि दो बड़े बड़े बालू का स्तूप, दो बड़े बड़े बालू का जो स्तूप है उनके बीच की ये जो निम्न भूमि है जो उपजाऊ है, जो क्या होगी, ये जो भूमि होगी, दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित उपजाऊ भूभाग जो होता है उसको थल्ली या तली कहा जाता है। थल्ली या अच्छा, दो बालू का स्तूपों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाए तो लवणीय गर्त बनते हैं, उसको आप क्या कहते हो? रन, टाट या डाड। और दो बालू का स्तूपों के मध्य अगर कोई उपजाऊ भूभाग आ गया तो आप उसको क्या कहोगे? थल्ली या तल्ली। देखो ये उपजाऊ कैसे होता है, अब इधर से जैसे भी हवा चली मानो तो मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो उपजाऊ होती है, तो हवा से इसकी ऊपरी परत इस बालू का स्तूप की उड़ के कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। अब इधर तो आगे तो टीला आ गया, ये वापस आगे तो उड़ नहीं सकती, इधर से हवा चली तो भी ये मिट्टी आके यहाँ जमा हो जाती है। तो ये जो एरिया है वो साल भर क्या रहता है? उपजाऊ रहता है, खाद खूद ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये थल्ली या तली का जो एरिया है ये सबसे ज्यादा बीकानेर में। कहां पर है? आपको पता होगा कि बीकानेर के मोट फेमस, बीकानेर की नमकीन फेमस है। बीकानेर की क्या फेमस है? बीकानेर की नमकीन फेमस होने का मुख्य कारण क्या है कि वहां के जो प्रमुख व्यवसायी है वो क्या करते हैं, जो अपनी नमकीन बनाते हैं उसमें हमेशा ही कहां के मोट लेंगे? थल्ली वाले। आप बेचने जाओ आपके वो मोट नहीं खरीदेंगे, उनको पता चल जाता है थल्ली के मोट लेते हैं वो ये जो मोट होते हैं ना थल्ली वाले, ये वास्तव में खुद ही स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए वो थल्ली वाले मोटों से क्या करते हैं? नमकीन बनाते हैं। और उनकी नमकीन पूरे भारत ही क्या विश्व में भी फेमस है। आप खुद देख लो, हमारे विवाह वगैरह होते हैं ना, हम नमकीन बनाते हैं, अपनी ओर से देसी घी में बनाते हैं, अपनी ओर से जितने मसाले डालने हैं उतने डालते हैं, लेकिन फिर भी वो बीकानेर की चाहे डालडा में बनी हो, जिसको आप वनस्पति घी कहते हो, या तेल में बनी हो, वो हमें ज़्यादा स्वाद लगती है, हमारी वाली नहीं लगेगी। उसका कारण क्या है? वहाँ के कोई कारीगर इतने फेमस नहीं है, वहाँ के मोट फेमस है। तो ध्यान रखें, थली में क्या उगाए जाते हैं? मोट। थली एरिया कहाँ पर है? थली एरिया कहाँ पर है आपके? बीकानेर। तो एक बार मैं इनको मिटा रहा हूँ, मोटा मोटा बता दो। हमादा क्या है? पथरीला मरुस्थल। अर्घ या ईर्द क्या है? पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र। अच्छा, रेख क्या है? अच्छा, टाट, डाड या रन है? लवणीय गर्त। लवणीय, अगर आपसे पूछ ले कि ताल छापर और पड़िहार रन कहाँ पर है? शेखावाटी में। आपसे पूछ ले बाप वाला कहाँ है? बाप वाला कहाँ है? जोधपुर में। बाप वाला कहाँ है? जोधपुर। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली जो आपके इस पश्चिमी मरुस्थल की विशेषता, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं फिर बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 60 से लेकर 70% तक रिवीजन होते हैं, बस पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं। इसलिए पिछले सालों के पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई पेपर रिव्यू आता है, बहुत सारी बुकें आती है, वो रिव्यू आप अपने पास रखो और जो भी टॉपिक पढ़ते हो तुरंत उसको उससे पढ़ लिया करो, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आने मोटे मोटे कितने हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ की अगली जो विशेषता है इस पश्चिमी मरुस्थल की वो है खड़ीन। अगली विशेषता क्या है? खड़ीन क्या है? ध्यान से देखना कि मुख्य रूप से जैसलमेर में एक जाति है पालीवाल। कौन सी जाति? ये पालीवाल ब्राह्मण। आपको पता है कि जैसलमेर के एरिया में पानी बहुत कम है, तो ये क्या करते थे? जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए ये क्या करते थे? मानो कोई हमादा वाला क्षेत्र है, मानो ये ऐसी भूमि है, थोड़ी ये नीचे की तरफ है ऐसी, ठीक है। अब ये पालीवाल क्या करते थे? ये पथरीला एरिया आ गया, ये क्या करते थे? इसको मानो थोड़ा और खोद दिया इतना, और इधर वाले एरिया को यहाँ पे क्या करेंगे? इस जगह को रोक देंगे, वो
यहाँ से पत्थर वगैरह लगा के रोक दिया। अब बारिश का पानी जब यहाँ पर आएगा तो इस पूरे के पूरे एरिया में वो पानी इकट्ठा हो जाएगा और लंबे समय तक उनके काम आ जाएगा पीने के। तो इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण, किसके लिए? ये जल संरक्षण के लिए जो विधि अपनाई गई थी, इस विधि को क्या नाम दिया गया? खडीन। और ये जो झीलें बनी इनका नाम था पलाया। इन झीलों को किस नाम से जाना जाता है? पलाया झील। तो पलाया झीलें अगर परीक्षा में पूछ ले कहां पाई जाती है तो जैसलमेर। पलाया झीलें कहां पाई जाएगी? और आपसे पूछ ले खडीन है जल संरक्षण की विधि, जल संरक्षण की रिट 2012 जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें एक क्वेश्चन था कि निम्न में से जल संरक्षण की विधि नहीं है, निम्न में से जल संरक्षण की, तो उसमें दे दिया था टांका, जोहड़, खडीन, नाली। नाली कभी भी जल संरक्षण की विधि नहीं होगी। नाली कभी भी जल, वो तो जल निकासी करते हैं, नाली से तो आप क्या करते हो? जल की निकासी। तो वहां पे क्या है कि हम ज्यादा दिमाग दौड़ा देना कि यार नालियों भी तो अपन आएगा पानी इकट्ठो करा, है ना, पानी इकट्ठा करते हैं। आप करते होंगे, बाकी नहीं करते। तो नाली क्या नहीं है? अब देखो एक और बता देता हूं, जल संरक्षण से 2-3 चीजें ध्यान रखना। खडीन क्या है? जल संरक्षण की विधि। कहां पर? जैसलमेर। ये झीलें बनी। अब एक देखना, अब देखो एक आपके पहाड़ी जो एरिया होता है, क्या कौन सा एरिया? पहाड़ी एरिया। अब आप देखते हो कि पहाड़ी एरिया के अंदर जो पानी है, जब पानी बरसता है, ठीक है ना, तो ये झरना सा बन जाता है ना इधर से। तो इस झरने को हम मारवाड़ी में झालरा कहते हैं। मारवाड़ी में क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं, यहां पर क्या करता है, ये जो पहाड़ी एरिया से जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है, यहां पे एक बड़ा सा कुंड बना देते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये झरता हुआ पानी सारा का सारा जब इस कुंड में इकट्ठा हो जाता है तो इस कुंड को नाम क्या दे देते हैं? झालरा। तो राजस्थान में झालरा भी क्या है? एक जल संरक्षण की विधि। झालरा भी क्या है? जल संरक्षण की विधि। आप जोधपुर कभी जाओ ना तो वहां पर एक बहुत ही फेमस है रानी जी का झालरा। किनका? तो रानी जी का झालरा कहां पर है? और झालरा क्या है? जल संरक्षण की विधि। अच्छा, खडीन क्या है? टांका भी क्या है? जल संरक्षण। जोहड़ भी क्या है? जल संरक्षण करते हैं। नाली? नाली जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो ये खडीन वाला हो गया। अब खडीन के अलावा इस पश्चिमी मरुस्थलीय जो एरिया है, इसकी अगली जो विशेषता है वो देखें, यह है लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है भाई लाठी सीरीज क्षेत्र। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्षेत्र है तो सबसे पहले ध्यान रखना भूगर्भिक जलपट्टी। भूगर्भिक जलपट्टी। अब हुआ क्या देखना, इस जैसलमेर के एरिया की बात करता हूं मैं। जैसलमेर और पोखरण है जो है, मुख्य रूप से पोखरण और उसके सीमावर्ती एरिया में चलते हैं ना, पाकिस्तानी सीमा के सहारे, तो वहां पर ये लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र कहां पाया जाता है? अब हुआ क्या कि पश्चिमी मरुस्थल में बारिश बहुत ही कम होती है, हरियाली भी बहुत ही कम है। अब होता यह था कि जैसलमेर में यहां पर इस एरिया में जब थोड़ी बहुत बूंदें पड़ती थी तो होता यह था कि यहां एक ऐसे मानो इस प्रकार से, ठीक है, यहां एक घास उगाती थी जिसका नाम था सेवन। अब यहां पे भी बारिश हुई, यहां पे भी बारिश हुई, लेकिन घास इस एक जगह विशेष पे उगी। तो वो सोचा क्या कारण हो सकता है, तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यहां पर प्राचीन समय में कोई नदी बहती थी सरस्वती नाम से, और उसके मीठे पानी के अथाह भंडार इस नीचे इस जमीन के अंदर पड़े हैं, ठीक है। इसी के कारण इस जगह विशेष पे सेवन घास उगती है, यहां नहीं उगती और यहां पे भी नहीं उगती। तो लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में है, क्या है, एक जिसपे क्या पाई जाती है, सेवन घास। अब सेवन घास का सुन लेना, सेवन जो घास है, अब के इसके क्वेश्चन जो है ना वो पशुपालन से भी आते हैं। किससे आते हैं? कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पशुओं के आहार के लिए सबसे बढ़िया जो घास है वो कौन सी है? सेवन घास। पश्चिमी राजस्थान में सेवन घास। तो ये तो पशुपालन से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये सेवन जो घास है इसको लीलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलोन भी कहते हैं। और विशेष बात करना, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं, सैसेसिडिकुस। पूरा नाम रटने की कहीं आवश्यकता नहीं। आपके अंग्रेजी वाले में कोई शब्द पकड़ने की कोशिश करो, इसका पूरा नाम है लसियूरुस सिडिकुस। आप सिडिकुस पकड़ लो, सैसे सेवन है, सैसे सिडिकुस, बस मामला खत्म। सिडिकुस एक नाम याद कर लो, पूरा नाम करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे लिखाएंगे नहीं वहां पे, अब बस अदे मिलेंगे, आप पकड़ लेना सैसे सेवन है, सैसे सिडिकुस। तो इसका वैज्ञानिक नाम है लसियूरुस सिडिकुस। बोल दो एक बार, का नाम है सिडिकुस। इसका नाम क्या है? सिडिकुस।
तो ये हो गया लाठी सीरीज क्षेत्र। सेवण क्या है ना। इस पश्चिमी मरुस्थल में देखो, एक तो सेवण, धामण, कुराल, अंजनबूर। परीक्षा में क्या है कि बहुत बार पूछा जाता है सेवण, धामण, कुराल, अंजनबूर हैं पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली घास। हम पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से, सारे में आपके चाहे वो वनों से पूछे चाहे कहीं से भी पूछे, यहीं पे क्लियर करवा देता हूं। सेवण, धामण, कुराल, अंजनबूर है, क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली। अब सेवण का तो सबको पता है, वो एग्जाम में सेवण नहीं देगा, वो देगा धामण, कुराल, अंजनबूर। धामण, कुराल, अंजनबूर, ये क्या है। और ये जो पश्चिमी राजस्थान या अपने राजस्थान में ये जो घास के मैदान होते हैं ना, इसको बीड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जो राजस्थान में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, बीड के नाम से। और घास के नाम बताओ एक बार वापिस मैं मिटाता हूं, बोलो। सेवण, धामण, कुराल, अंजनबूर, वापिस बोलो। सेवण क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास। अच्छा, ये घास के मैदान को क्या कहते हो, बीड। घास के मैदान को क्या कहते हो। अच्छा, लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ है, जैसलमेर। लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, एक भूगर्भिक जलपट्टी। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि रिव्यू में आप देखोगे ना, कई जगह आपको मिलेगा खनिज पट्टी, कई जगह क्या मिलेगा, खनिज पट्टी। तो वहां पे नो डाउट जल पट्टी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप खनिज पट्टी करके आ जाना, क्योंकि इस एरिया के अंदर जिप्सम भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लेकिन अगर दोनों आए तो क्या करोगे, जल पट्टी। दोनों आए तो, और आपसे पूछ ले कि लाठी सीरीज क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो जिप्सम के लिए। लाठी सीरीज क्षेत्र किस खनिज के लिए, जिप्सम। यहाँ पे आपके जिप्सम के भी अथाक भंडार पाए जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रख लेना। हो सकता है वो लाठी सीरीज क्षेत्र को आपको खनिज से उठा के दे दे कि लाठी सीरीज क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप इसका उत्तर करोगे जिप्सम। खनिज कौन सा, और वैसे लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, एक जिसमें कौन सी घास, सेवण घास पाई जाती है। सेवण का वैज्ञानिक नाम क्या है, सीडिकुस। एक पश्चिमी मरुस्थल है ना, इसके खतरनाक सा एक जीव है यहाँ पे, इसका नाम है पीवना। पीवना क्या है, पीवना क्या है, पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाने वाला सांप। सीधी सी बात पूछ ले, यहाँ आपको मरुस्थल नहीं उठा के अभ्यारण्य से पूछ ले कि पीवना सांप जो है वो मुख्य रूप से कहाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से पूछे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। और अगर आपसे भौतिक भूभाग में पूछे तो ये पश्चिमी राजस्थान में। और वैसे ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं कि पीवना है, पीवना क्या है, पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाने वाला एक सांप। पीवना क्या है, पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाने वाला एक सांप। ठीक है, ये लाठी सीरीज क्षेत्र जो था ना, इससे संबंधित दो क्वेश्चन और बता देता हूं। लाठी सीरीज क्षेत्र आप खुद बताओ, आप क्या है, एक भूगर्भिक जलपट्टी। भूगर्भिक कहाँ पाई जाती है, और कौन सी घास। अब देखो, इस लाठी सीरीज क्षेत्र के एरिया के अंदर ही एक जगह है चांदन। चांदन कहाँ है, जैसलमेर में। और यहाँ पे क्या है, एक नलकूप खोद दिया गया है। नलकूप जानो ना, हाँ, तो नलकूप को नाम है चंदन नलकूप। क्या नाम है, चंदन नलकूप। इसको कहते हैं थार का घड़ा। थार का घड़ा, इसी एरिया में मीठा पानी मिलता है यहाँ से। चंदन नलकूप को क्या कहते हैं, थार का घड़ा। राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि रेगिस्तान का जल महल, बाठाड़ू का कुआं। ये भी ध्यान रख लेना, अगर पूछ लेना रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, तो रेगिस्तान का जल महल क्या नाम दोगे आप, बाठाड़ू का कुआं। बाठाड़ू का कुआं जो कहां पर है, आपके बाड़मेर। दोनों याद रखना। अब देखो, खनिजों में आपको और बता देता हूं, वहां दो जगह मिलानी होती है, दो जगह मिलानी होती है ना। तो आपको ध्यान रखना, ये चांदन जो है, चांदन कहां पर है, जैसलमेर है ना। एक चांदन फायरिंग रेंज है, वो बीकानेर में है। वो कहां पर है, लेकिन चांदन नाम का कोई गांव जो है वो कहां पे है, जैसलमेर है ना। वो कहां पर है, जैसलमेर में। थोड़ा देख लेना इसको, कई बार ये नाम आता है। आप अगर ध्यान में है ना कि चांदन कहाँ है, तो भी आप उत्तर तक पहुंचने की संभावना रहती है। चांदन कहाँ है बताओ। अच्छा, रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला किस जिले में,
अच्छा, चंदन नलकूप कहाँ स्थित है? चंदन नलकूप कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। अब आगे देखिए, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो अगली विशेषता है वो है मावट। अगली विशेषता क्या है? मैं आपको एक चीज और बताऊं, राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां या तो अमृता देवी विश्नोई से या मावट से क्वेश्चन नहीं आए। अमृता देवी हो सकता है कि आपका किस्मत बढ़िया हो, दोनों क्वेश्चन आ जाए, बाकी ये तो कन्फर्म मान के चलो कि मावट आ गई तो ठीक है, नहीं तो अमृता देवी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है, हर साल आता है। तो आपको इस चीज को अच्छी तरह याद करना। देखो मावट है, पहला क्वेश्चन तो ये आया था एग्जाम में जब पूछा गया था, तो ये है पश्चिमी मरुस्थल में होने वाली वर्षा, जो कब होती है? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में पश्चिमी मरुस्थल में जो होने वाली वर्षा है उसको हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हो? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप और ध्यान देना। अगला पूछा जाता है इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति होती है पश्चिमी विक्षोभ। किससे? पश्चिमी विक्षोभ। अब अगर एग्जाम में पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए तो भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात। फिर आगे देखें, उत्पत्ति होगी। अगला क्वेश्चन आता है हवाएं। आपसे पूछते मावट कौन सी हवाएं हैं, तो आपको पता है कि अपना जो मरुस्थल है वो कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिम। तो ध्यान रखें, मावट भी कौन सी हवाएं हैं? उत्तरी पश्चिमी हवाएं। ये इतना पढ़ा था, फिर मैंने जो पहले के बैच थे मैंने कहा था देखो ये इतना तो आ गया। इस बार मावट आपसे पूछा जाएगा कि मावट राजस्थान में किधर से प्रवेश करती है, और अगला ही एग्जाम था वो क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में डीपली पूछा जा रहा है धीरे धीरे, तो इसको तो मैं अच्छी तरह पढ़ना ही है। तो अगली बार आ गया था, बताओ कि मावट राजस्थान में किधर से प्रवेश करेगी? इधर ही करेगी, उत्तर पश्चिम से ही राजस्थान में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। सर्दी में होती है, और सर्दी में हमारे यहाँ पे जो फसल उगाते हैं उसको कहते हैं रबी। उसको क्या कहते हैं? रबी। तो ये रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। राजस्थान में इसे, या हम पश्चिमी राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे भी कहते हैं। अब रबी में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बोया जाता है, तो ये गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है? लाभकारी। अभी पिछले आपके व्याख्याता के एग्जाम में आया था कि मावट किसके लिए लाभकारी नहीं है, उसमें उतरता कपास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मावट जो है वो रबी की सभी फसलों के लिए लाभकारी होगी, रबी की सभी। हम ज्यादा गेहूं बो रहे हैं तो ये गेहूं के लिए ज्यादा लाभकारी, कपास तो वैसे भी नहीं बोया जाता है। अच्छा, ये रबी लगाएंगे आप नाड़ू के बटकर ढूंढता रहे हो, रबी रबी बटा जावे नाड़ू। अब देखो आपने मामलो उल्टो है, अपन जब गर्मी लगे, आप गर्मी आ जाए आप आएंगे उनाड़ो आएगा है ना, और सर्दी में शाड़ो। अब आप जगह गर्मी वाली फसल का नाम है खरीफ, आप कहेंगे शाड़ू क्या होंगे सर्दी में, इन शाड़ू के हुए उल्टो मामलो है। जगह गर्मी में फसल हुआ भी तो कहेंगे शाड़ू, मतलब ये सर्दी शुरू होने से पहले पहले काट ली जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शाड़ू। और ये जो सर्दी वाली फसल है जिसको उल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनाड़ू। ये गर्मी शुरू होती है उस समय इसको काट लिया जाता है। तो ध्यान रखें, खरीफ को तो कहते हैं शाड़ू, उल्टा नाम है, और रबी को क्या कहते हैं? उनाड़ू। उनाड़ू को मतलब आप गर्मी माने करा, और गर्मी में काट ले, ये दोनों उल्टा सीधा नाम है, कई बार परीक्षा में आया करे अमट की जो में। तो कौन सी फसल के लिए लाभकारी है? रबी की। तो बताओ मावट पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट की उत्पत्ति बताओ? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन में ही नहीं है। ये कौन सी हवाएं हैं जो राजस्थान में किधर से प्रवेश करती है? उत्तर पश्चिमी। जो राजस्थान में प्रवेश भी किधर से करेगी? उत्तर पश्चिम। जो राजस्थान में प्रवेश भी कहाँ करती है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, किस फसल के लिए लाभकारी? रबी में गेहूं के लिए। ठीक है, आगे देखो, इस पश्चिमी मरुस्थल को हम आगे पढ़े उससे पहले मैं आपको एक योजना बताता हूं जिसका नाम है मरु विकास, राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम। तो आपको इतना ही देंगे, मरु विकास कार्यक्रम। मैंने आज तक के जितने भी एग्जाम देखे हैं या करवाए हैं, हर एग्जाम में हमारी ड्यूटी आती है, मैंने देखा है इस क्वेश्चन को जितनी बार पूछा गया है उतना किसी भी क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। जो आरएएस की तैयारी करने वाले हैं मानो, उनके तो ये रिकॉर्ड तोड़ आता है। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। तो पहले इसका ट्रेंड क्या था? पहले क्या आता था सुने कि मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ, ये याद करना भाई, 1977-78 1900। अब पहले जो क्वेश्चन आता था वो ऐसे आता था कि मरु विकास कार्यक्रम है केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा, दोनों की संयुक्त, और एक कोई देश का नाम दे दिया। तो उस समय जब ये शुरू हुआ था 1977-78 में, जब ये शुरू हुआ था, राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय है वहां पे शुरू हुआ था, और पूर्ण रूप से पूरा जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठा देती।
पूरा खर्चा कौन उठाती थी? तो उस समय के जो आप देखेंगे रिव्यू में तो वहां पे आएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम किसका है? केंद्र सरकार का। अभी हाल ही में 2 साल पहले अब इसमें भागीदारी कर दी गई है केंद्र और राज्य की, और वो कर दी गई है 75-25। कितनी कर दी गई है? ये रट लो। आपसे पूछा जाएगा मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की भागीदारी है, वापस बताओ, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य और केंद्र की भागीदारी है कितना? हाँ, राज्य नाम आ जाए तो पहले क्या कर दोगे? 25, और पहले केंद्र आए तो ये ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, फिर बाहर आके सर पकड़ते हैं, अरे यार पढ़ने में थोड़ी जल्दी कर दी। तो पढ़ने में जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर केंद्र का नाम पहले आए तो कितना करोगे? 75, राज्य का आ जाए तो अभी वर्तमान में ये 16 जिलों में चल रही है, 16 जिलों की 119 तहसीलें, तो तहसीलों के लगाओ तूड़ी, अपन याद रखना है। वर्तमान में कितना जिला में चला है? 16 जिलों में, 16 जिलों के 119। अभी इतनी तहसीलें वैसीलें याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर देना वर्तमान में कितने में चल रहा है? 16। शुरुआत कितने में हुई थी? 12। तो राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? अभी केंद्र और राज्य की भागीदारी 75-25। अभी वर्तमान में कितनों में चल रहा है? तो प्रारंभ हुआ तब 12 जिलों में। ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार घुमा फिर आगे पूछ ही लेते हैं, तो इसको तो ये तारीखें याद करना। मैं फिर कहता हूँ तारीखें जितना हो सके उतनी कम याद करो, लेकिन ऐसी तारीखें जरूर याद करें जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब भाई हम कार्यक्रम अगर आप बैठ जाओगे गाइड वाइड लेके, तो हर का आप किसी भी कोई सा भी टॉपिक हो लो, उसमें कम से कम 50 योजनाएं बता देते हैं वो, और उन 50 योजनाओं की तारीखें, तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तारीखों के 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं, एक करंट जीके से आएगा, एक इतिहास में मोटा मोटा महाराणा प्रताप पढ़ लो, सांगा पढ़ लो, कुंभा पढ़ लो, है ना। और सेकंड ग्रेड में राज सिंह एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो राज सिंह और एक वो आपके राज सिंह और जोड़ा गया है, तो उनको पढ़ना पड़ता है, सेकंड ग्रेड के लिए है। तो थर्ड ग्रेड की जो तैयारी करे उनके लिए तो महाराणा प्रताप जिंदाबाद है, महाराणा प्रताप सांगा, वही खानवा का युद्ध, वही हल्दी घाटी, वही दिवेर, तो इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज़्यादा तारीखें याद नहीं क्या करो भाई, बेटा दो इसको। अब देखिए आगे, अब हम इस पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको हम 2-3 भागों में बांटेंगे भाई, और ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहीं पे आपके एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। देखो, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बांटा जाता है, एक तो घग्गर बेसिन, एक क्वेश्चन यही क्लियर करेंगे, एक तो कौन सा हो गया? घग्गर बेसिन। दूसरा इसका भाग है शेखावाटी, दूसरा कौन सा भाग है इसका? शेखावाटी। तीसरा नाम है इसका नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और इसका चौथा और आखिरी भाग है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। अब थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, देखो घग्गर बेसिन के साथ आप याद रखोगे नाली क्षेत्र, घग्गर के साथ क्या लिखोगे? नाली क्षेत्र। शेखावाटी के साथ आप याद रखो तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र। नागौर का छोड़ो। लूणी बेसिन के साथ याद रखो गोडवाड़ा क्षेत्र। इस बार का ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है कि निम्न में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। 4 भाग देंगे आपको, कितने? 4, उसमें से 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। उसमें आपको नाम देते हैं नंबर 1 गोडवाड़ा। गोडवाड़ा आपने उपनामों में पढ़ा होगा, जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर का जो एरिया है उसको हम गोडवाड़ा कहते हैं, और वहां की भाषा कौन सी है? गोडवाड़ी। हमने पढ़ लिया पहले, गोडवाड़ी पढ़ लिया। तोरावाटी भी मैंने उपनामों में आपको पढ़ाया था कि जो आपके कातली नदी का जो बहाव क्षेत्र है नीम के थाना के आसपास वाला, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कौन सी? तोरावाटी, तोरावाटी। तो ये हम वहां पढ़ चुके, ठीक है। ये नाली क्षेत्र आपको पता ही है कि घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। तो ये नाली क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया है, वहां पे आ जाता है। तो पहले तो डीपली बाद में पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है अगर परीक्षा में क्वेश्चन आए कि निम्न में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है, तो ये है, बाकी बच गया वो नहीं है। तो कौन सा हो गया? एक तो घग्गर बेसिन के साथ, एक हो गया अपना शेखावाटी के साथ, एक हो गया नागौरी उच्च भूमि, और एक लूणी बेसिन से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोडवाड़ा क्षेत्र कहाँ है? भाषा कौन सी है यहाँ की? गोडवाड़ी भाषा राजस्थान की किस दिशा की ओर बोली जाती है? तब यहाँ पे दिशा कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण है ना। और तोरावाटी वाला क्षेत्र कहाँ है?
नीम का थाना, नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर। नीम का थाना कहाँ? आपके सीकर वाला। ठीक है, तो अब एक एक को पढ़ लेते हैं। पहले शेखावाटी अपने पड़ोसी है, तो पड़ोसी को पहले पढ़ेंगे भाई। पड़ोसी कौन सा अपना? शेखावाटी। तो शेखावाटी का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो राजस्थान में अगर हम बात करते हैं मृदा की, मिट्टी की, शेखावाटी का एरिया बताओ कौन सा है? सीकर चूरू। यहाँ शेखावाटी की जो मिट्टी है, शेखावाटी की जो मिट्टी वो राजस्थान में अन्य भागों की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी मोटी है। अपेक्षाकृत क्या है? थोड़ी मोटी है। अब आप खुद सोचो, अपने एक रंजी आ जाती है ना घरों में, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, अब आप उसमें पानी डालते हो तो पानी बह जाता है, लेकिन रंजी का वो रंजी है ना, क्या करती है? उस छोड़ती नहीं है ना। हाँ, अब मोटी जो मृदा होती है ना भाई, मोटी मृदा, अब आप उसके ऊपर जब पानी डालोगे ना तो नो डाउट वो पानी क्या करेगा? जमीन के अंदर वो सोख लेगी। तो यहाँ की मृदा कैसी है? अपेक्षाकृत मोटी। तो यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो यहाँ पे कोई नदी नहीं बनती। शेखावाटी में घुमा फिरा के पूरी एक ही नदी है। कौन सी है? कांतली। एक ही नदी है ना पूरी की पूरी शेखावाटी में। तो यहाँ पे क्या होता है फिर? वो पानी पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर चला जाता है। और जो जमीन के अंदर वाला क्षेत्र होता है, शेखावाटी अगर मैं बात करता हूँ, ये राजस्थान के नक्शे की अगर हम बात करें, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये यहाँ पर है शेखावाटी। अब यहाँ पानी जो है वो जमीन के अंदर चला गया, और जहाँ जमीन के अंदर पानी रहता है उस क्षेत्र को कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। किस नाम से जानोगे? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। मोस्ट है, ध्यान रखें, परीक्षा में आया हुआ भी है। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? शेखावाटी। राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह कौन सा है? और उसका कारण है वहाँ की मिट्टी जो है वो अपेक्षाकृत मोटी है, इसलिए वो सारा का सारा पानी जमीन के अंदर, अंदर को क्या कहते हैं? आंतरिक। पानी है जल और प्रवाह क्षेत्र, तो आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया? अब परीक्षा में जो पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि राजस्थान में लगभग हर जगह हम कुओं को जोहड़ी कहते हैं, लेकिन अगला एग्जामिनर क्या कहता है कि बताइए शेखावाटी में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसलिए प्रश्न आ गया क्योंकि कुएं यहाँ सबसे ज्यादा खोदे जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि यहाँ जमीन के अंदर पानी है ना, भूमिगत जल ज्यादा है, इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ से पूछ लिया कि भाई शेखावाटी में कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। अच्छा, दिशा कौन सी हो गई? तो मैं अगर पूछूं आपको एग्जाम में दे दूं कि राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, 4 दिशाओं के नाम दे दूं, तो आप उत्तर क्या करोगे? उत्तर पूर्वी। उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पे क्या पाया जाता है? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। मैं थोड़ा सा इसको इधर इधर ऐसे करके ये ले लो भाई, ठीक है। ये आपने उपनामों में पढ़ा था, इसका क्या नाम है? हाड़ौती। इसको क्या कहते हो आप? हाड़ौती राजस्थान की किस दिशा की ओर है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ की जो फेमस नदी है उस नदी का नाम है चंबल। यहाँ की फेमस नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता है बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, उत्खात क्षेत्र का निर्माण करती है, कंदराओं का निर्माण करती है, डांग क्षेत्र का निर्माण करती है। ये जो नदी है ना, आप में से कभी कोटा वोटा जाओ या इधर वहां घूमने जब जाओगे ना, बड़ी बड़ी गुफाओं का ये निर्माण करती है। तो ये क्या करती है? जमीन में कई जगह आपको ऊपर ऊपर धरातल पे वो आपको बहती हुई नजर आती है, और कई बार वो नीचे जो कंदराएं हैं वहां चली जाती है, तो जमीन के अंदर की तरफ बहना शुरू कर देती है, फिर थोड़ी दूर हुई वापिस बाहर की तरफ निकल गई। तो हम इसको कह सकते हैं अस्पष्ट। ये साफ नहीं बहती, चंबल क्या नहीं बहती? साफ। तो हम इसको कहते हैं अस्पष्ट। ऊपर की तरफ बह रही है तो हम कहेंगे अधर प्रवाह क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाएगा? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। दिशा बोलो। दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है इसको कहते हैं अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। क्या कहोगे? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। कौन सी दिशा? दक्षिण। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसको कहते हैं अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। और जो शेखावाटी वाला है उसको क्या कहोगे? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। तो दिशा बताओ आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र की। उत्तर। और ये अस्पष्ट अधर प्रवाह की क्या बताओगे? दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, ये तो हो गया शेखावाटी का। शेखावाटी में ही मैंने एक उपनाम बताया था आपके, तोरावाटी। कौन सा? तोरावाटी।
तोरावाटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछ ले कि निम्न में से तोरावाटी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो तोरावाटी क्षेत्र आपको पता है कहाँ पाया जाएगा, सीकर झुंझुनू 2 जिलों में बहती है, तो आप कह सकते हो। देखो एक नदी है कांतली, नदी का नाम क्या है, ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ कौन सी, खंडेला की, कहाँ है, सीकर। यहाँ से ये नदी निकल के देखो ये ऊपर की तरफ बहती है, ये भी ध्यान रख लेना। बाकी नदियाँ इधर चल रही है, ये इधर जा रही है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की ओर बही, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बहती है, इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई इधर, कौन सी सभ्यता, तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर में है ना, किस नदी के किनारे। और यहाँ इसका जो ये बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, बस इतना ही बताता हूँ। फिर आगे ये जो नदी है ना, ये आ गया झुंझुनू, इधर सीकर से कहाँ आ गई, झुंझुनू। ये नदी झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है भाई, झुंझुनू को मैं नदियां पढ़ाऊंगा तो नक्शे से आपको क्लियर करवा दूंगा, अभी थोड़ा इतना ही देखें। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई ये चूरू के आसपास रेत के टीलों में विलीन हो जाती है, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन आपको खुद को पता है कि बीकानेर और चूरू राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ नदी नहीं है। कौन कौन से जिले, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि झुंझुनू में रेत के टीलों में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। झुंझुनू में रेत के टीलों में हो गई विलीन। इसका ये जो बहाव क्षेत्र है, कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तोरावाटी। तो अब आप ध्यान रखें, तोरावाटी क्षेत्र अगर पूछे तो भी आप उत्तर पूर्व में मिलेगा। किस नदी का बहाव क्षेत्र, तोरावाटी, कांतली का। अच्छा, तोरावाटी भाषा कहाँ बोली जाती है, सारे क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएगी। भाषा से पूछे तो तोरावाटी भाषा, नीम का थाना सीकर वाले एरिया में। क्षेत्र से पूछे तोरावाटी क्षेत्र, तो ये शेखावाटी में आता है, उत्तर। और कांतली नदी का ध्यान रखिए, कहां से निकलती है, खंडेला के बाद। इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं, अच्छा ये बात बताओ फिर, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, ताम्रवती नगरी, अच्छा ये बात। चलिए और पूछता हूँ फिर, सारे सब याद कर लेते हो तुम तो, हैं बहुत अच्छा। बताओ राजस्थान की प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता, गणेश्वर करोगे तभी तो जननी का है। अच्छा, राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे के औजार कहाँ मिले, कहाँ मिले, हाँ इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी। अच्छा, ये तांबे से बने तलवार, बर्छी, कटार, अगर ऐसा दे दे तो भी क्या करोगे। अच्छा, तांबा गलाने की बटिया, तांबा गलाने की बटिया भी। फिर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं, और सबसे प्राचीनतम, और यहाँ मिला है मछली पकड़ने का कांटा मिला क्या है, मछली पकड़ने का कांटा। वाह भाई वाह। आगे देखते रहे ना, एक भाग हो गया। दूसरा भाग कौन सा, घग्गर बेसिन। तो राजस्थान के नक्शे की अगर बात करें, ये थोड़ा मोटा मोटा इधर सा बना लेते हैं इधर, और ये इधर वाला एरिया हो गया आपके, ठीक है। वो तो हो गया आपने हनुमानगढ़, ये तो गया, और ये गंगानगर, ये कौन सा हो गया, ठीक है। ये 2 जिले हो गए, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब देखिए, घग्गर बेसिन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको घग्गर नदी के बारे में बताता हूँ। देखिए, घग्गर नदी, जिसको मृत नदी, जिसको डेड रिवर के नाम से भी जानते हैं, और जिसको नट नदी के नाम से भी जानते हैं। वापिस बोलो क्या नाम, डेड रिवर, मृत नदी, नट नदी। नट की तरह कभी करतब दिखाती रहती है, कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, है ना। और प्राचीन समय में इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ का है, काल का, हिमाचल प्रदेश काल का। देखिए, यहाँ से ये नदी आपके बहती हुई राजस्थान में यहाँ प्रवेश कर जाती है, टिब्बी। कहाँ प्रवेश किया, टिब्बी। अब इससे पहले मुझे ये बताऊं कि घग्गर नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, हमेशा ध्यान रखना, कितने में बहेगी, 4। पहला तो हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद अब गाइडों में ये चीजें नहीं मिलेगी। गाइडों में सीधा इसको वहां से निकाल कर यहाँ प्रवेश करवा देते हैं। जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आंखें खुलेगी। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी है आपके, घग्गर। तो ये टिब्बी में प्रवेश करती है। अब देखिए, जैसे इस नदी ने प्रवेश किया, ठीक है ना, हनुमानगढ़, यहाँ एक हनुमानगढ़ जंक्शन कस्बा है। जंक्शन क्या लिख रहे हैं, जंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, जंक्शन। ये लो भाई,
हनुमानगढ़ जंक्शन कस्बे के पास ही पहुंचती है। बड़ी विशेषता लिए हुए है कस्बा ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा कस्बा है जो अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कस्बा अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, कौन सा करोगे? अब वहां पे क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था कि पुष्कर की आसपास की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा होने पे राजस्थान का कौन सा कस्बा डूबता है? ये बालोतरा, क्योंकि पुष्कर के आसपास की पहाड़ियों को आप क्या कहते हो? नाग की पहाड़ियां। और नाग की पहाड़ियों पर जब ज्यादा बारिश होगी तो लूनी नदी में पानी ज्यादा आएगा और लूनी नदी के पेटे के बराबर जो बसा हुआ है वो कौन सा है? बालोतरा। तो लूनी में जब ज्यादा पानी आता है तो डूबेगा कौन सा? तो वहां पे ऑप्शन में एक था हनुमानगढ़ जंक्शन और एक था बालोतरा। बच्चे एग्जाम देके, मेरी वहां पे ड्यूटी वगैरह लगी हुई थी, सब वो 100% कन्फर्म, ये तो बालोतरा है, ये तो बालोतरा है। फिर मैंने कहा नहीं रहे, हनुमानगढ़ जंक्शन। क्या है इसका उत्तर? आप ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा कस्बा अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है? और पुष्कर के आसपास की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा होने पे राजस्थान का कौन सा कस्बा डूबता है? बालोतरा को आप डुबा दो, डुबाने में एक नंबर हो तुम। बालोतरा को डुबा दिया। चलिए अब यहां से ये नदी बहना शुरू। एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन वाला हो गया। थोड़ा आगे ज्यादा आप याद करने की आपकी इच्छा हो तो ये एक झील भी बना देती है, तलवाड़ा। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे? घग्गर नदी इसको जल की आपूर्ति करती है। अब देखो इस नदी का ये जो बहाव क्षेत्र है जो 2 जिलों में है, इस 2 जिलों को कहते हैं नाली। यानी इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली के नाम से जाना जाता है। फिर ये देखिए यहाँ गंगानगर आ गई। गंगानगर में 2 कस्बे हैं अपने फेमस, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। ये दोनों ही इस नदी के किनारे हैं। फिर ये रेड क्लिफ रेखा को पार करके चली गई पाकिस्तान। पाकिस्तान में नाम दे दिया हाकरा। ये लीजिए, मोटी मोटी है, नदियां पढ़ाऊंगा तब इसको और अच्छी तरह पढ़ेंगे अपन। अब आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन का निर्माण राजस्थान के 2 जिलों में होता है। कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। अब एक बार क्वेश्चन आया था, ये घग्गर नदी 2 ही जिलों में बहती है। कौन से? गंगानगर और। अब एक बार क्वेश्चन दे दिया था कि घग्गर नदी में अत्यधिक पानी आने पर, घग्गर नदी में अत्यधिक पानी आने पर ये कितने जिलों में बहेगी? 2 में बहेगी। तो भी कितने में बहेगी? चाहे कितना ही पानी आ जाओ, बहेगी कितने में? 2। तो आपके घग्गर बेसिन का निर्माण भी कितने जिलों में होगा? 2 जिलों में। कौन कौन से? अब मैं आपसे पूछ लूं, घग्गर बेसिन राजस्थान की किस दिशा की ओर है? उत्तरी राजस्थान। कौन सी दिशा? और इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हो? इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हो? नाली भेड़ की एक नस्ल है। नाली क्या है? भेड़ की एक नस्ल। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की जो नस्ल है उस नस्ल का नाम क्या है? नाली। तो नाली से कितने क्वेश्चन याद करोगे? 2। किस नदी के बहाव क्षेत्र को? घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हो? नाली क्या है? भेड़ की एक नस्ल है जो कहाँ पाई जाएगी? गंगानगर, हनुमानगढ़। जो राजस्थान की किस दिशा में होगी? उत्तर की तरफ। मगरा भी क्या है? कहाँ? अभी बताया, बीकानेरी चोकला। मगरा भी क्या है? भेड़ की एक। नाली भी क्या है? मगरा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर। मगरा तो कहाँ पाई जाएगी? और नाली कहाँ पाई जाएगी? नाली किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं? क्या? मैंने प्रश्न ही नहीं पूछा, मैंने कहा किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं। अरे वाह! किस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं? और किस नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं? घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हो? नाली। और कांतली वाले को? अच्छा, अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र की दिशा बताओ। चंबल। दक्षिण। अच्छा, अस्पष्ट अधर प्रवाह कौन सा बताया? दक्षिण पूर्व है ना, चंबल वाला। दक्षिण। आंतरिक उत्तर पूर्व। आंतरिक क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। और आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया? शेखावाटी। कौन सा हो गया? क्लियर? चलिए, अच्छी बात। तो ये आपके हो ही गया। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन कर दूं, 1-2 भाई। रेड क्लिफ रेखा को पार करके कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। तो राजस्थान की एकमात्र इंटरनेशनल नदी हो गई है। तो जो कितने देशों में बह रही है? 2। जो कितने राज्यों में बह रही है? 4। जो कितने जिलों में बह रही है? 2। जिले कितने? 2। अब एक और क्वेश्चन आ गया था कि हिमालय के निर्मल नीर को राजस्थान लेकर आने वाली नदी? हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल, ये हिमालय वाला एरिया ना, हिमालय के निर्मल नीर को राजस्थान लेके आने वाली नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी, जो भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्य। अब अगर आपने सभ्यताएं थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, तीनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ में, नाम बोलो, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये तीनों ही सभ्यताएं जो है वो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के। क्लियर हो गए? अब आगे आपने एक चीज देखी होगी, सूरतगढ़। कोई पावर बोला, कुछ ऐसा है क्या? क्या क्या है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, है ना। ये जो ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा को देने वाला है वो है सूरतगढ़ वाला थर्मल पावर। ये इधर ही बैठे हैं, हम ये कह सकते हैं इस नदी के किनारे। सूरतगढ़ और क्या है? एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म, जिसका नाम है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म, है ना, जिसकी स्थापना 1956 में रूस की सहायता से हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि जो फार्म है वो भी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। रेड क्लिप रेखा को पार करो, हाकरा कह देते हैं, तो बाकी बाद में पढ़ते रहेंगे। नाली क्या है? और मगरा भी क्या है? भेड़ की। तो पुंगल भी भेड़ की नस्ल है। पुंगल भी क्या है कि भेड़ की नस्ल। ये एक और याद रख लेना, पुंगल भी क्या है कि भेड़ की नस्ल। 2 भाग पढ़ लिए, अब तीसरा कौन सा रह गया? अब बाकी के 2 भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।